क्या कोई पड़ोसी देश अपनी ही अर्थव्यवस्था की जड़ों पर कुल्हाड़ी मार सकता है? क्या कोई सरकार अपने ही लोगों के पेट पर लात मारकर अपनी तिजोरी भरने का सपना देख सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमालय की गोद में बसा नेपाल किसी और महाशक्ति के इशारे पर भारत से अपने सदियों पुराने रिश्तों को दांव पर लगा रहा है? आज हम एक ऐसे घटनाक्रम की बात कर रहे हैं जिसने काठमांडू की सत्ता से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। जब भी अमेरिका, चीन और रूस बड़े देश दक्षिण एशिया के नक्शे को देखते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्तों पर टिकती है। दुनिया की सुपर पावर्स के बीच मचे इस खींचतान के बीच एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। नेपाल ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहां की वर्तमान सत्ता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सीधे तौर पर भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों की जड़ों पर वार करने की कोशिश की। यह वार कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि यह एक सीधा हमला था उन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर जो सदियों से सीमा से दोनों तरफ बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर रहे थे। अब सवाल उठता यह है कि क्या नेपाल ने यह कदम खुद उठाया था या इसके पीछे किसी और महाशक्ति का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल की सरकार इस जाल में कामयाब हो पाई या फिर उसे अपने ही बिछाए जाल में फंसना पड़ा? आज हम उस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलेंगे जिसने भारी तनाव पैदा कर दिया। नेपाल की बलेंद्र सरकार ने अचानक ऐसा ऐलान किया कि अब भारत से आने वाले हर उस सामान पर कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लगेगा जिसकी कीमत 100 नेपाली रुपये से ज्यादा होगी। आप यकीन करेंगे, सिर्फ 100 नेपाली रुपए। आज के समय में 100 रुपए की कीमत क्या होती है? 1 किलो अच्छी सब्जी या कुछ घरेलू सामान। लेकिन नेपाल सरकार ने इसे छोटी सी रकम को अपना हथियार बनाया और इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया। सरकार को लगा कि इस कदम से वह अपनी तिजोरी भर लेंगे और भारत पर अपनी निर्भरता कम दिखाएंगे। लेकिन भाई साहब, राजनीति और अर्थशास्त्र का गणित जब बिगड़ता है ना तो अच्छों का पसीना छूट जाते हैं। नेपाल सरकार ने जो आग लगाई उसकी तपिश अब खुद उन्हीं के गलियारों तक पहुंच चुकी है। आज के इस दौर में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है, वहां नेपाल एक ऐसा न फैसला सिर्फ बेतुका था बल्कि आत्मघाती भी साबित हुआ। आप जरा इस फैसले की गहराई में उतरते हैं। नेपाल के इस नए नियम का सबसे बड़ा हथियार या शिकार का वो वीरगंज कस्टम पॉइंट था। यह वह इलाका है जिसे नेपाल की आर्थिक लाइफलाइन कहा जाता है। वीरगंज बॉर्डर से हर दिन करोड़ों का व्यापार होता है। आम दिनों में यहां से करीब 50 से 60 करोड़ नेपाली रुपयों का राजस्व यानी टैक्स सरकार के खाते में जमा होता था। लेकिन जैसे ही यह 100 रुपए वाला तुगलकी बयान फरमान चालू हुआ, खेल पलट गया। व्यापारी और आम जनता इस कदर नाराज हुए, उन्होंने सिस्टम का बहिष्कार कर दिया। नतीजा यह हुआ, जहां 60 करोड़ मिलने चाहिए थे वहां मुश्किल से 31 करोड़ ही जमा हो पा रहे हैं। राजस्व सीधा आधा हो गया है। सोचिए, जिस सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए यह चाल चली थी उसे हर दिन करोड़ों का चूना लग रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही नाजुक मोड़ पर थी, अब इस फैसले के बोझ तले दबी जा रही है। यह कोई मामूली विरोध नहीं है, यह नेपाल के उन आम जनता और उन छोटे व्यापारियों का गुस्सा है जो अपनी जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सदियों से भारत आते हैं, घर का राशन खरीदते हैं और वापस चले जाते हैं। उनके लिए सीमा कभी रुकावट नहीं थी, लेकिन इस एक सरकार ने उसके किचन तक का टैक्स लगा दिया। जब लोगों ने देखा कि 100 रुपए से सामान पर भी उन्हें घंटों लाइन में लगा खड़ा रहना होना पड़ रहा है, तो उन्हें कस्टम अधिकारियों की झिझकी सुननी पड़ रही है, तो उनका धैर्य जवाब दे दिया। लोग अब अधिकारियों का रास्ता छोड़कर उन्हें गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करने लगे हैं। व्यापारी अब कस्टम की क्लियरेंस की प्रक्रिया की हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर नियम ऐसे ही रहे तो वह कानूनी तरीके से सामान लाना ही बंद कर देंगे। नेपाल के कस्टम विभाग के बड़े अधिकारियों ने जय पर सबसे बड़ी सफाई दी है और कहा है कि यह नियम तस्करी रोकने के लिए है। उनका तर्क है कि तस्कर आम लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा थोड़ा सामान बिना टैक्स के लिए जाते थे और बाद में उन्हें इकट्ठा करके बड़े पैमाने में बाजार में बेच दिया जाता था। लेकिन साहब, ये भूल गए कि तस्करों को रोकने के चक्कर में उन्होंने आम जनता का गला घोंट दिया है। 100 नेपाली रुपए की सीमा इतनी कम है कि इससे एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। सरकार के यह तर्क किसी के गले से नहीं उतर रहा। इस फैसले से भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोल दिए हैं और अब सीमा पर तैनात अधिकारियों की चांदी हो रही है, जबकि सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है।
भारत की तरफ से यह बहुत ही संयमित और लेकिन यह सख्त रुख अपनाया गया है। भारत के विरोध में मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे से नेपाल के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पड़ोसी होने के नाते हम नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यापारिक हितों और आम लोगों की सहूलियत से समझौता नहीं किया जा सकता है। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल को यह समझाने की कोशिश की है कि इस तरह के अव्यवहारिक नियम अंत में नेपाल को ही नुकसान पहुंचाएंगे। भारत जानता है कि नेपाल की जनता खुद ही इस फैसले से खिलाफ खड़ी हो जाएगी और हुआ भी वही। आज नेपाल की सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर भारत से आने वाले सामान पर यह पाबंदी लगाई गई। नेपाल की इस नई नीति का असर सिर्फ व्यापार पर ही नहीं बल्कि रिश्तों पर ही गर्माहट आई। भारत और नेपाल के बीच में बेटी रोटी का रिश्ता है। इस रिश्ते के पैसे और टैक्स के तराजू में तौलने की कोशिश भारी पड़ रही है। व्यापारियों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर यह नियम वापस नहीं लिया गया तो देश में जरूरी सामानों की किल्लत यानी कि भारी कमी हो जाएगी। नेपाल में खाने पीने की चीजों से लेकर औद्योगिक कच्चे माल तक सब कुछ भारत से आता था। अगर यह सप्लाई चेन टूटी तो नेपाल में महंगाई का ऐसा विस्फोट होगा कि सरकार संभाल नहीं पाएगी। पेट्रोलियम उत्पाद, फल और सब्जियां जो पहले धड़ल्ले से आती थी, अब उनकी आवक भी कम हो गई है। नेपाल सरकार ने एक ऐसी और अतरंगी नियम जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेश से आने वाले हर सामान के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य लिखना जरूर। आप सोचिए, सीमा पर रहने वाला एक गरीब आदमी जो भारत से 1 किलो दाल या कुछ बिस्कुट के पैकेट ला रहा है और वह यह सब कैसे चेक करवाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए तो यह नियम किसी सिर से दर्द तक कोई कम नहीं था। ठीक है, अब यह नियम से नेपाल के रिटेल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। दुकानों पर सामान खत्म होने लगा है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जनता का दबाव बड़े बड़े सूरमाओं के घुटने टिका देता है। जैसे जैसे राजस्व गिरता गया और जनता का आक्रोश बढ़ता गया, सरकार को अपनी ही गलती का एहसास होने लगा। अब ताजा अपडेट यह है कि नेपाल सरकार अपने इस फैसले से पीछे हटने को मजबूर हो गई है। जी हाँ, वह सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी अब वह बैक फुट पर है। उन्होंने टैक्स नियमों में ढील देना शुरू कर दिया है। यह भारत की कूटनीति जीत तो ही है, साथ में यह नेपाल की उस जनता की जीत है जिसने अपनी सरकार को आईना दिखा दिया। नेपाल को यह समझ आ गया है कि भारत के साथ बिगड़कर वह अपना ही नुकसान कराएगा। चीन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह भारत की जगह कभी नहीं ले सकता है। भूगोल का कोई भी बदल नहीं सकता है और नेपाल का भूगोल उसे भारत से जोड़ता है। लेकिन कहानी यहां से खत्म नहीं होती दोस्तों। यह तो 100 रुपए वाला दांव खेला गया था। इसके पीछे की जो राजनीति बहुत ही गहरी थी। क्या नेपाल के अंदर कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो भारत के साथ उनके रिश्तों में दरार डालना चाहती हैं? क्या यह सिर्फ टैक्स का मामला था या फिर एक बहुत ही बड़ा भू राजनीतिक खेल? नेपाल की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वह जानती है कि भारत के सस्ते बाजारों से उन्हें जो राहत मिलती है वह कोई भी ऐसा देश नहीं दे सकता है। नेपाल के व्यापारी संगठनों ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार के ऐसे फैसले देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाएंगे। और इस पूरे विवाद में एक बात तो साफ हो गई है कि आज का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत की शांति से नेपाल की इस हरकत को देखा, बातचीत का रास्ता खुला रखा और नेपाल को अपनी गलती खुद सुधारने का मौका दिया। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर का सही इस्तेमाल। नेपाल के वीरगंज से लेकर काठमांडू के बाजारों तक आज फिर से भारतीय सामान की मांग बढ़ गई है। कस्टम चेक पॉइंट पर जो सन्नाटा पसर गया था वह अब धीरे धीरे चहल पहल में बदल रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने नेपाल सरकार की साख को जो पट्टा लगाया है उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। नेपाल के इस यूटर्न से ये तो साबित कर दिया है कि इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर पर आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जब लोगों को पता चला कि उसने अपनी ही सरकार उनकी जेब पर डाका डाल रही है तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर सड़कों तक मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियां का जमकर मजाक उड़ाया गया। लोग पूछ रहे थे कि क्या अब 100 रुपए की चॉकलेट लाने पर भी सरकार को हिस्सा देना पड़ेगा। यह नाराजगी इतनी बढ़ गई कि सरकार को लगा कि अगर अब हम नहीं संभले तो कुर्सी जानी तय है। इस पूरे प्रकरण में भारत के इन सीमावर्ती जिलों का भी बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने नेपाल के साथ व्यापार में अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं आने दी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों में नेपाली ग्राहकों का स्वागत हमेशा की तरह होता रहा। भारत ने यह दिखा दिया कि वह एक बड़ा भाई जो छोटे भाई की गलतियों को नजरअंदाज करना जानता है, लेकिन अपनी गरिमा से समझौता नहीं करता है।
नेपाल की सरकार अब डेमन कंट्रोल की जुटी है। वह व्यापारियों को मनाने की कोशिश कर रही है कि अब नए वादे कर रही है, लेकिन व्यापारियों का भरोसा अब डगमगा चुका है। यहां एक और बात गौर करने वाली है कि वीरगंज कस्टम में जो राजस्व का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहां से होगी। नेपाल की अर्थव्यवस्था में जो छेद हुआ है वहां भरने में महीनों लग जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों के बहिष्कार से ही नेपाल के अरबों का नुकसान हुआ है। क्या सरकार इस नुकसान का अंदाजा लगाया था? शायद नहीं। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए यह फैसला लिया था। लेकिन अर्थशास्त्र और भावनाओं से यह हकीकत में चलता रहा और हकीकत यह है कि नेपाल की रसोई भारत के बिना अधूरी है। भारत की इस हार से उन देशों को सबक लेना चाहिए कि भारत के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ने की कोशिश करते हैं। भारत का बाजार इतना बड़ा और इतना विविधतापूर्ण है कि यहां से कटकर कोई भी पड़ोसी खुशहाल नहीं रह सकता है। नेपाल के व्यापारियों में अब सरकार के सामने अपनी शर्त रख दी है। वह चाहते हैं कि सीमा पर व्यापारिक नियमों के सरल बनाया जाए और बेतहज के टैक्स को खत्म किया जाए, और सरकार के पास इसके अलावा कोई भी चारा भी नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मामला शांत हो गया है? बिल्कुल नहीं। नेपाल की राजनीति से उटक पटक जारी है। सरकार के इस फैसले से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। आने वाले समय में नेपाल की राजनीति किस करवट बैठेगी यह देखना दिलचस्प होगा। क्या नेपाल फिर से कोई एक ऐसी हिमाकत करेगा या फिर वह यह समझ चुका है कि भारत के साथ सहयोग में उसकी भलाई है? यह सवाल हर आज नेपाली नागरिक के मन में है। इतना ही नहीं, नेपाल के इस कदम से दक्षिण एशियाई देशों में बीच होने वाली व्यापारिक समझौतों में भी सवालिया निशाना लगा दिया है। जब वह विभिन्न संगठनों के जरिए व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं जो ऐसे फैसले और उन पे प्रयासों को कमजोर करते हैं। भारत हमेशा के पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की नीति पर चलता रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई भी देश भारत के हिस्सों को चोट पहुंचाए और भारत चुप रहे। भारत जवाब देना जानता है और उसे जवाब दिया भी, बिना एक भी गोली चलाए, सिर्फ आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों से। नेपाल की जनता अब खुलकर यह कह रही है कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो विकास की बात करे, ना कि पड़ोसियों को झगड़ा मोल ले। वीरगंज के व्यापारियों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह बॉर्डर पर असुविधाओं को सुधारे, ना कि टैक्स की दीवारों को खड़ी करे। भारत से आने वाले ट्रकों और घंटों बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जिससे सामान खराब होता है और लागत बढ़ती है। अगर नेपाल वाकई राजस्व बढ़ाना चाहता है तो उसे व्यापार को आसान बनाना होगा, कठिन नहीं। इस पूरे घटनाक्रम से इस एक बात तो साफ हो गई है कि नेपाल में बाहरी शक्तियों का प्रभाव भले ही बड़ा हो, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। और कोई दूसरा देश नेपाल को कर्ज नहीं दे सकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का लालच दे सकता है, लेकिन वो नेपाल की राजस्व की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। हिमालय की दुर्गम चोटियां वहां के सामान लाना मुश्किल और महंगा बना देती हैं। वही भारत के साथ नेपाल की सीमा खुली है, मैदानी इलाका है और परिवहन बेहद सस्ता है। यही कारण है कि नेपाल हर छोटा बड़ा व्यापारी भारत की ओर देखता है। नेपाल सरकार की इस फजीहत से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। यह मिसाल है कि कैसे गलत आर्थिक फैसला पूरी सरकार के घुटनों पे ला सकता है। सरकार ने सोचा था कि वह राष्ट्रवाद का कोई खेल कर लोगों का ध्यान भटका देंगे, लेकिन लोगों ने पेट की भूख और व्यापार की बर्बादी को ज्यादा गंभीरता से ले लिया। आज की जनता डाटा और तथ्यों पर बात करती है। जब उन्होंने देखा कि सरकारी खजाना खाली हो रहा है तो उनकी अपनी ही जेब ढीली हो रही है, तो उन्होंने सरकार को सबक सिखाने में देर नहीं की। अब जब नेपाल सरकार पीछे हट रही है तो उन व्यापारियों को मुआवजा कैसे मिलेगा जिनका माल बॉर्डर पर सड़ गया? उन लोगों पर क्या होगा जिसकी कमाई आधी रह गई? नेपाल के भीतर ही अब इन सवालों की बहस छिड़ गई है। वीरगंज कस्टम पॉइंट पर अब धीरे धीरे गतिविधियां समान हो रही है, लेकिन कड़वाहट अभी भी बाकी है। भारत ने बड़े दिलों का परिचय देते हुए बातचीत जारी रखी है, लेकिन वह हर तथ्य पर पैनी नजर बनाए रखे है। आप समझ गए होंगे कि नेपाल ने कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। यह कहानी सिर्फ एक टेस्ट ही नहीं है, यह कहानी एक देश के अहंकार और उसके पड़ोसी की समझदारी की है। नेपाल को यह समझ लेना चाहिए कि भारत उसका सबसे पक्का दोस्त है और दोस्ती की शर्तें नहीं, विश्वास होता है। अगर नेपाल इस विश्वास को तोड़ेगा तो नुकसान उसका ही होगा। सरकार के लिए यह एक बड़ी सीख है और उम्मीद है कि वह इससे सबक लेंगे। नेपाल के सीमावर्ती इलाके में अब शांति तो है, लेकिन एक अजीब सा तनाव भी है। लोग डरे हुए हैं कि क्या कहीं सरकार फिर कोई एक नया ऐसा नियम न ला दे जिससे व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि अगर फिर ऐसी कोई कोशिश की
अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। इसका मतलब यह साफ है कि नेपाल की जनता अपनी ही सरकार से हर वो चाल को समझ चुकी है। अब वो किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। भारत और नेपाल के रिश्ते में एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं और यह दौर आर्थिक और मजबूती और आपसी सहयोग का है। पिछला समय इन रिश्तों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा रहा। नेपाल की यह गलती भारत के संयम दिखाया और अंत में जीत हकीकत की हुई है। नेपाल की सत्ता अब अपनी नीतियों को दोबारा विचार कर रही है और यह जीत उन लाखों लोगों की है जो बॉर्डर पर दोनों तरफ से अपना और अमन और व्यापार चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नेपाल की यह घर वापसी की स्थायी है? क्या भविष्य में फिर कोई ऐसी ताकत नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी? और अगर ऐसा हुआ तो भारत में अगला कदम क्या होगा? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त ही देंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत अब सबसे पहले वाला भारत नहीं रहा। अब पहले हितों की रक्षा करने को जानता है और अपने दोस्तों को संभालना भी। नेपाल के वीरगंज से उठी यह चिंगारी अब ठंडी पड़, लेकिन अभी भी यह राख गर्म है। सरकार को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। जनता की याददाश्त बहुत तेज हो गई है और यह अपनी बर्बादी का हिस्सा जरूर मांगती है। सरकार ने जो जोखिम लिया था उसका खामियाजा उसे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। राष्ट्रवाद अच्छी बात है, लेकिन जब वह अंधा हो जाए तो अपने ही लोगों का नुकसान करने लगे तो उसे बदलना ही बेहतर है। नेपाल के इस एपिसोड ने यह दिखा दिया कि कैसे एक छोटा सा देश अपनी बड़ी ताकतों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश में खुद को मुश्किल में डाल देता है। भारत की नीतियां हमेशा से साफ रही हैं कि सबका साथ सबका विकास। नेपाल अगर इस राह पर चलता है तो इसके लिए तरक्की के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर वह टेढ़ी राह पकड़ता है तो उसे ऐसे ही फजीहत का सामना करना पड़ेगा। आज की इस न्यूज रिपोर्ट में हमने आपको वह सब कुछ बताया जो नेपाल के गलियारों में घट रहा है। यह सिर्फ एक वीडियो अपडेट नहीं है, यह एक सबक है उन सभी के लिए जो भारत की ताकत को कम आंकते हैं। नेपाल हमारा अपना है और अपने ही गलियारों को सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर नियत में खोट हो तो उसका इलाज कुदरत खुद ही कर देती है। नेपाल के राजस्व में आई यह गिरावट दरअसल उसकी गलत सोच में आई गिरावट का संकेत है। नेपाल की सरकार अब डैमेज कंट्रोल के लिए नए नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर रही है। वह व्यापारियों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है ताकि फिर वह बॉर्डर से व्यापार शुरू कर सके, लेकिन जो भरोसा टूट गया उसे जुड़ने में वक्त लगेगा। भारतीय सामान की चमक नेपाल के बाजारों में फिर से लौटने लगी और यही वहां की खुशहाली का असली राज है। नेपाल को लोगों को समझ में आ गया है कि उसकी भलाई भारत के साथ जुड़ने में है, ना कि उससे दूर होने में। वीरगंज की सड़क में अब वहां फिर से पुरानी ट्रक्स दिखाई देने लगे हैं और वहां शोर फिर से वही रौनक के साथ आने जाने लगे हैं और यह रौनक नेपाल की असली ताकत है। सरकार की टैक्स वाली कैंची अब बेकार हो चुकी है। सत्ता ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और यहां उसकी जनता की सबसे बड़ी जीत है। भारत एक मूक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक सहज प्रहरी की तरह इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। आने वाले हफ्तों में नेपाल की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता अभी बनी रह सकती है। क्या सरकार अपनी साख बचा पाएगी? क्या वहां के लोग इस अपमान को भूल पाएंगे? या कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जो भविष्य को तय करेंगे। भारत की भूमिका यहाँ मार्गदर्शक की तरह है जो हमेशा अपने पड़ोसियों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। इस पूरी घटना के दक्षिण एशिया को एक नई तस्वीर की पेश की है और यह तस्वीर एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की है जो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। नेपाल की यह कहानी सभी के लिए एक चेतावनी है जो सीमा पर तनाव पैदा करने के लिए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अंत में जीत हमेशा सच और सहयोग की होती है। सरकार ने जिस एमआरपी वाले नियम को वापस लिया, अब इस बात को सबूत है कि अब व्यवहारिक कानून कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। व्यापार की दुनिया की पारदर्शिता और सरलता ही सबसे बड़े नियम होते हैं। नेपाल ने इन दोनों के नजरअंदाज किया और उसे उसकी सजा मिली।